3000 BC, ये डेट याद रखो। इतने सालों पहले जब दुनिया में ना इंटरनेट था, ना प्रिंटिंग प्रेस थी, ना कोई मॉडर्न साइंस थी, तब भी एक चीज थी। इंसान अपने हाथ को घूर घूर के देख रहा था और सोच रहा था कि इसमें मेरी जिंदगी का राज कहाँ छुपा है, ये लकीरें मुझे कहाँ लेके जा रही हैं। ये पामिस्ट्री की शुरुआत थी। इंडिया में ब्राह्मण्स ने इस प्रैक्टिस को हास्ता समुद्री का शास्त्रा कहा। ये उनके लिए एक सेक्रेट साइंस थी। वो बिलीव करते थे कि हाथ एक डिवाइन मैप है। हर लकीर, हर कर्व, हर माउंट, हर तिल, हर शेप, सब कुछ एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो सिर्फ ट्रेन्ड आंख ही पढ़ सकती है। इजिप्शियन टेम्पल्स में प्रीस्ट्स ने अपने रिचुअल्स में पाम रीडिंग यूज की। चाइना और तिब्बत में डॉक्टर्स हाथ पढ़ के बीमारी डायग्नोज करते थे और फ्यूचर भी बता देते थे। एरिस्टोटल ने पामिस्ट्री के बारे में लिखा। ग्रीक एलीट, सेनेटर्स, जनरल्स, फिलोसोफर्स, ये सब लोग पामिस्ट्स को हायर करते थे बड़े बड़े फैसले लेने से पहले। रोमन सोल्जर्स और ओरेकल्स पामिस्ट्री वॉर स्ट्रेटेजीज के लिए यूज करते थे। सोचो, एक जनरल डिसाइड करता था कि अटैक करना है या नहीं करना एक पामिस्ट के हाथ देखने के बाद। फिर क्रिश्चियनिटी आई और इसके साथ आई सप्रेशन। मिडिल एजेस में चर्च ने पामिस्ट्री को डायरेक्टली विच क्राफ्ट से जोड़ दिया। एक स्पेसिफिक चीज जो ब्रिटानिका ने डॉक्यूमेंट की है कि एक मेडिवल पामिस्ट हाथ के डार्क स्पॉट्स को डेविल के साथ पैक्ट के साइन इंटरप्रेट करते थे। मतलब अगर तुम्हारे हाथ में एक काला तिल है तो तुम डेविल के बंदे हो। और विच हंटर्स इस चीज को यूज करते थे औरतों को विच प्रूव करने के लिए कि इस औरत के हाथ में तिल है तो ये जरूर डाइन होगी। और किंग हेनरी द 8th ने पामिस्ट्री पर बैन लगा दिया। जो भी कोई पामिस्ट्री प्रैक्टिस करता पकड़ा गया उसे सॉर्सरर और डेविल वर्शिपर डिक्लेयर कर दिया गया। मौत की सजा रख दी गई। लेकिन ये फिर सर्वाइव कैसे किया? रोमानी जिप्सीज ने इसे सीक्रेट मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, ओरल ट्रेडिशन में अपनी कम्युनिटी के अंदर छुप के प्रैक्टिस किया। एक राज की तरह रखा। सेंचुरीज तक अंडरग्राउंड चला, फेयर ग्राउंड्स पे, कैंडल लिट टेंट्स में, विस्परिंग के जरिए। और फिर रेनेसांस आया और पामिस्ट्री वापस मेन स्ट्रीम हो गई। सोचो, एक प्रैक्टिस जो 5000 साल पहले हिंदू देवता वर्शिप से शुरू हुई थी, विच हंटर्स ने इसे हाइड करवाया, रोमानी जिप्सीज ने इसे बचाया और आज ये इंस्टाग्राम रील्स पर रेंडमली तुम्हारे और मेरे सामने आ जाती है कि देखिए आपकी हाथ की ये वाली लकीर आपसे क्या कहती है। पर ये पामिस्ट आखिर करता क्या है? वो तुम्हारा हाथ देखता है, लाइफ लाइन बताता है कि तुम कितनी लंबी जिंदगी जियोगे, हार्ट लाइन बताती है कि तुम्हारी मोहब्बत का क्या हाल होगा, फेट लाइन बताती है कि तकदीर में लिखा क्या है, हेडलाइन बताती है कि तुम इंटेलिजेंट कितने हो, और छोटी से छोटी डिटेल्स भी बताती है कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारी मौत कब होगी। असल में हाथ देखने वाला तुम्हारा माजी और मुस्तकबिल बताता कैसे है, ये वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगी। आगे चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये सुन लो। हम में से बहुत से लोग रोजाना कुरान की तिलावत करते तो हैं, लेकिन अरबिक समझ ना आने की वजह से हमें समझ ही नहीं आती कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मीनिंगफुल आयात मिस कर जाते हैं। अरबिक दर्स एक ऐसी कुरानिक अरबिक लर्निंग ऐप है जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि तुम स्टेप बाय स्टेप कुरान की जुबान सीखो और ग्रेजुअली कुरान को समझना शुरू कर दो। अरबिक दर्स तुम्हें मुश्किल ग्रामर रूल से बेजार नहीं करता। इसमें शॉर्ट डेली लेसन्स हैं, इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, क्विजेज हैं, स्मार्ट रिवीजन सिस्टम है और प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी दी गई है। सिर्फ 5 से 10 मिनट रोजाना देने से तुम कंसिस्टेंसी के साथ सीखना शुरू कर सकते हो। ऐप तुमको खुद याद दिलाती है कि तुमने आज का लेसन लेना है ताकि तुम अपनी लर्निंग स्ट्रीक मेंटेन रख सको। अरबिक दर्स बिल्कुल फ्री है। अगर तुम कभी अरबिक सीखना चाहते थे लेकिन कोर्सेज या कॉम्प्लिकेटेड लेसन्स की वजह से या शदीद बिजी स्केड्यूल की वजह से कभी शुरू ही नहीं कर पाए, तो अरबिक दर्स तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। बगैर कुछ पे किए इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और आसानी से कुरान की जुबान सीखना शुरू करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एस्ट्रोलॉजी के ज़ोडिएक साइंस जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ये सब तुमने सुन रखे हैं। ये प्रैक्टिस 4000 साल पुरानी है। बेबीलोन में शुरू हुई थी। बेबीलोनियन प्रीस्ट्स कहते हैं कि ये सितारे हमारे लिए मैसेजेस लाते हैं। ये मेसोपोटामिया से ग्रीस गई, वहां से रोम और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। आज दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल अपना हॉरोस्कोप चेक करते हैं रोजाना और उस बेसिस पे फैसले करते हैं। और पाकिस्तान में न्यूज चैनल पे, अखबार में आज का दिन कैसा रहेगा वाला सेक्शन आता है। एस्ट्रोलॉजी का कोर बिलीफ क्या है कि जिस वक्त तुम पैदा हुए, जिस पोजीशन में उस वक्त सन, मून और प्लैनेट्स थे, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, तुम्हारी जिंदगी डिफाइन करते हैं, तुम्हारी लव लाइफ डिफाइन करते हैं, तुम्हारा करियर डिफाइन करते हैं। इस्लाम में 2 तरह की एस्ट्रोनॉमी है, एक हलाल है और एक हराम है। स्टार से डायरेक्शन ढूंढना, किबला ढूंढना, समुंदर में रास्ता ढूंढना, ये अलाउड है। चांद देख के रमजान का फैसला करना अलाउड है। लेकिन ये बिलीव के सितारे हमारी तकदीर लिखते हैं और उनसे हम पे कोई इफेक्ट होता है और इन सितारों की अलाइनमेंट हमारा फ्यूचर बताते हैं, ये शिर्क की तरफ सीधा रास्ता है। 1392 में पेरिस में फ्रांस के किंग चार्ल्स द 6th के लिए एक डेक ऑफ कार्ड्स बनाया गया, पेंटेड कार्ड्स, 56 कार्ड्स का एक डेक। पहले ये सिर्फ एक गेम था तरोची के नाम से। कोई मिस्टिसिज्म नहीं थी, कोई इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होती थी, सिर्फ एक गेम थी, एक मासूम सी गेम। फिर 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच अकल्टिस्ट एंटोइन कोर्ट दे गैबलिन ने एक
कंप्लीटली फैब्रिकेटेड क्लेम किया। उसने कहा कि टैरेट कार्ड्स एक्चुअली एंशिएंट इजिप्शियन प्रीस्ट का सीक्रेट विजडम है। ये क्लेम बिल्कुल झूठा था। हिस्टोरियंस ने प्रूव किया है कि टैरेट कार्ड का इजिप्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन इस फैब्रिकेटेड क्लेम ने टैरेट को अकल्ट में इंजेक्ट कर दिया और अकल्ट ने इसे कभी नहीं छोड़ा। 1780s में जीन बैप्टिस्ट एलियट पहला प्रोफेशनल टैरेट रीडर बन गया। उसने टैरेट कार्ड्स को कबाला से ज्यूइश मिस्टिसिज्म से जोड़ दिया, रिव्यू लेटर्स और टैरेट कार्ड्स को एक सिस्टम में लिंक किया और फिर 19th सेंचुरी में हेर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन आया। ये एक सीक्रेट अकल्ट सोसाइटी थी। उन्होंने टैरेट को एस्ट्रोलॉजी, अल्केमी और सेरेमोनियल मैजिक से जोड़ दिया। और फिर आया एलियस्टर क्रॉली, वही शख्स जिसके बारे में मैं तुम्हें नासा वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। इब्लीस का सबसे फेमस बंदा, द ग्रेट बीस्ट 666। उसने खुद अपना एक टैरेट डेक डिजाइन किया। इस डेक में हर कार्ड पर क्रॉली की सैटेनिक फिलॉसफी इनकोडेड है। द डेविल कार्ड में बेफोमेट है। द लवर कार्ड में क्रॉली ने ओरिजिनल एडम और ईव की जगह अपना अकल्ट सिंबल डाल दिया। हर कार्ड एक स्पेसिफिक मैजिकल फॉर्मूला है और इन कार्ड्स को शफल करते वक्त रीडर मेंटली या वर्बली अपनी स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करता है, कनेक्शन मांगता है। क्रिस्टल बॉल गेजिंग 3000 साल पुरानी प्रैक्टिस है। प्री क्रिश्चियन आयरिश और ब्रिटिश प्रीस्ट्स क्रिस्टल स्फीयर्स और पानी की सतह में विजन्स देखते थे। वो बिलीव करते थे कि एक और डायमेंशन की तरफ क्रिस्टल एक विंडो है। एंशिएंट रोमन्स ऑब्सीडियन को पॉलिश करके यूज करते थे। ऑब्सीडियन एक काला चमकदार पत्थर है जो कि नेचुरल वोल्केनिक ग्लास होता है, जिसको जब पॉलिश किया जाए तो वो बहुत तेज और शाइनी बन जाता है। वो इस पॉलिश्ड ऑब्सीडियन को मिरर्स की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आज हम ग्लास मिरर्स यूज करते हैं। एस्टेक्स जो कि एक पुराना सेंट्रल अमेरिकन कबीला था, वो भी ऑब्सीडियन मिरर्स बनाता था और वो लोग उसमें स्क्राइंग करते थे। स्क्राइंग का मतलब होता है किसी शाइनी सरफेस, मतलब मिरर, पानी या क्रिस्टल वगैरह को देखते हुए फ्यूचर देखने की कोशिश करना या स्पिरिचुअल विजन्स हासिल करना। जॉन दी क्वीन एलिजाबेथ I का कोर्ट एस्ट्रोलॉजर और अकल्टिस्ट था। 16th सेंचुरी में वो एक पॉलिश्ड ऑब्सीडियन मिरर यूज करता था, जिसमें वो फरिश्तों से कम्युनिकेशन करने का क्लेम करता था। उसने एक एंजेलिक लैंग्वेज भी रिसीव की थी जिसे इनोशियन कहा जाता है। आज भी सैटेनिस्ट्स और कल्टिस्ट्स इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। न्यूमरोलॉजी ये बिलीफ है कि नंबर्स में स्पेशल पावर्स होती हैं। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ का सम निकालो, तुम्हारे नाम के जो लेटर्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करो और ये नंबर तुम्हारी पर्सनैलिटी और फ्यूचर बताएंगे। ये प्रैक्टिस पाइथागोरस से ट्रेस होती है। ग्रीक मैथमेटिशियन जिसने बिलीव किया कि नंबर यूनिवर्स का फंडामेंटल रियलिटी है और उनका स्पिरिचुअल मीनिंग है। कबाला में भी नंबर्स का डीप मिस्टिकल सिग्निफिकेंस है। गमात्रिया हिब्रू लेटर्स को नंबर से रिलेट करने को कहते हैं। पाकिस्तान में भी लकी नंबर्स का ऑब्सेशन है। मैंने बहुत दफा सुना है कि मेरा लकी नंबर 7 है, तो इसलिए मेरा फोन नंबर 7 से स्टार्ट होना चाहिए, गाड़ी का नंबर 7 से होना चाहिए, शादी की डेट, घर का नंबर, ये सब कुछ 7 से शुरू होना चाहिए और ये न्यूमरोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड सोच है। 1890 में बल्टीमोर मैरीलैंड में एक बिजनेसमैन था चार्ल्स केनार्ड। उसने एक बोर्ड डिजाइन किया, लेटर्स, नंबर्स, यस, नो, गुड बाय, एक पॉइंटर जिसे प्लानशेट कहते हैं। उसने इसका पेटेंट फाइल किया। वो पेटेंट ऑफिस के ऑफिसर के साथ बैठे, बोर्ड रखा टेबल पे, हाथ रखे प्लानशेट पे और पूछा कि क्या ये बोर्ड काम करता है। प्लानशेट मूव हुआ यस पे। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बोर्ड ने एक एक करके लेटर स्पेल किए, वीजा, इसीलिए इसी नाम से इसका नाम पड़ गया। हैस्ब्रो, वही कंपनी जो मोनोपोली और स्क्रैबल बनाती है, वीजा बोर्ड की मार्केटिंग करनी शुरू कर दी और इसको कहना शुरू कर दिया कि फैमिली फ्रेंडली है, 8 साल के ऊपर के बच्चे इससे खेल सकते हैं, ये एक खिलौना है, ये एक बोर्ड गेम है। लेकिन 1973 में एक फिल्म आई जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट। उसमें एक 12 साल की लड़की वीजा बोर्ड यूज करती है और डीमन के जरिए पोजेस्ड हो जाती है। वो फिल्म इतनी डिस्टर्बिंग थी कि लोगों ने सिनेमा हॉल्स में वॉमिटिंग की, बेहोश हुए। इस फिल्म ने वीजा बोर्ड को परमानेंटली पोर्टल ऑफ डीमंस की इमेज दे दी। लेकिन क्या ये सिर्फ फिक्शन है? कैथोलिक प्रीस्ट, इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि वीजा बोर्ड वाले केसेस उन्हें रेगुलरली मिलते हैं। वो वाले प्रीस्ट जो एक्सोर्सिज्म स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना है कि वीजा बोर्ड डिमोनिक एंटिटीज को ओपन इन्विटेशन देता है। पाकिस्तान में भी नौजवान वेले लोग वीजा बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। उनके लिए सब हंसी मजाक है और फिर जो एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं वो डीपली डिस्टर्बिंग होते हैं। नेक्रोमेंसी का लफ्ज ग्रीक से आता है। नेक्रोज का मतलब होता है डेड, मेंतिया का मतलब होता है डिविनेशन। लिटरली डेड से डिविनेशन लेना मतलब मुर्दों से बात करके गैब का इल्म या फ्यूचर प्रेडिक्शन लेने की कोशिश करना। ये दुनिया की ओल्डेस्ट और डार्केस्ट फॉरबिडन प्रैक्टिसेस में से एक है। एंशिएंट ग्रीस में नेक्रोमेंशिया था जिसमें डेड ओरेकल से कंसल्ट किया जाता था। ओडेसे में होमर ने लिखा है कि ओडेसियस एक रिचुअल परफॉर्म करता था और इस रिचुअल में वो मुर्दा लोगों को खून पेश करता था ताकि मुर्दा रूहें अंडरवर्ल्ड से आए, उससे बात करें।
ये ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअल प्रैक्टिसेस थी जो एग्जिस्ट करती थी। मेसोपोटामिया में डेड स्पिरिट्स को समन किया जाता था ऑफरिंग के जरिए, उन्हें खाना, ड्रिंक्स, खून दिया जाता था। मिडीवल यूरोप में नेक्रोमेंसी एक सीरियस अकल्ट आर्ट था, सिर्फ डार्केस्ट प्रैक्टिशनर्स ही इसको प्रैक्टिस करते थे। इसके लिए टेक्स्ट बुक्स थी जिन्हें ग्रीमोयरस कहते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे कब्रों पे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाएं और कैसे मुर्दा लोगों को समन किया जाए। प्रैक्टिशनर्स घंटे कब्रों पर बैठे रहते थे, ब्लड रिचुअल्स करते थे, एनिमल सैक्रिफाइसेस करते थे। और मॉडर्न टाइम्स में आजकल नेक्रोमेंसी खत्म नहीं हुई, वो बस शेप शिफ्ट हो गई है। मीडियम शेप इसका पॉलिश्ड लिविंग रूम फ्रेंडली वर्जन है। रून्स 150 बीसी के आसपास नॉर्दर्न यूरोप में अपीयर हुए। ये प्रोतो जर्मेनिक स्क्रिप्ट थी जो कि वाइकिंग अल्फाबेट बन गई। लेकिन वाइकिंग्स के लिए ये सिर्फ लेटर्स नहीं थे, हर रून एक डिवाइन पावर का सिंबल था। नॉर्स मैथोलॉजी में ओडिन ने खुद यूनिक विजडम रिसीव किया था। वो कैसे? उसने खुद को एक दरख्त से उल्टा लटका लिया था। 9 दिन और 9 रातों तक बिना खाना बिना पानी एक सेल्फ सेक्रीफाइस रिचुअल परफॉर्म किया और 9वीं रात में नून्स ने खुद को रिवील कर दिया। और फिर आई वर्ल्ड वॉर 2। ये शॉकिंग है लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। नाजी जर्मनी ने रून्स को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। एसएस का लोगो 2 सिग रून्स था। नाजी फ्लैग के स्वास्तिका का भी प्री क्रिश्चियन यूरोप में अकल्ट सिग्निफिकेंस था। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, नाजी आइडियोलॉजी का एक और हिस्सा था आर्यन अकल्टिज्म, नॉर्डिक रून मैजिक, पेगन ट्रेडिशन और डार्क स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन। आज रून कास्टिंग हार्मलेस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पर बेची जाती है। अमेजोन पे इसके सेट्स मिलते हैं, यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। लेकिन ये वही सिस्टम है जो ओडिन के 9 दिन टॉर्चर रिचुअल से आया था। वाइकिंग के ब्लड सैक्रिफाइसेस उसमें मौजूद हैं और नाजी एसएस ने अपना सिंबल इसको बनाया था। पेंडुलम डिविनेशन इजिप्ट में फिरौनों के जमाने में शुरू हुई थी। एक वजनी चीज को एक धागे से बांधा जाता है और अगर वो क्लॉकवाइज स्विंग करे तो इसका मतलब हाँ है, और काउंटर क्लॉकवाइज अगर वो घूमे तो इसका मतलब है ना। पेंडुलम का साइंटिफिक साउंडिंग नेम डाउजर्स है, जो पेंडुलम से अंडरग्राउंड पानी ढूंढते हुए इस्तेमाल होता था। इसे मिडीवल यूरोप में वाटर विचेस भी कहा जाता था। मॉडर्न न्यू एज में पेंडुलम चक्रा क्लियरिंग, ऑरा रीडिंग और स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। कुछ प्रैक्टिशनर्स क्लेम करते हैं कि वो पेंडुलम से हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, कुछ स्पिरिट्स गाइड्स है, कुछ यूनिवर्स है। साइकोलॉजिस्ट्स इसकी एक्सप्लेनेशन ये देते हैं हाथ खुद मूव करता है और कॉन्शियसली पता नहीं चलता। लेकिन बिलीवर कहते हैं कि कुछ सवालों के जवाब इतने एक्यूरेट होते हैं कि सिर्फ अनकॉन्शियस मसल मूवमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। लेकिन फिर इन सब का जवाब वही है, जिन। देखो, हर वो प्रैक्टिस जो ऊपर बताई गई है वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है जिन्नात से, इब्लीस से, शैतान से। ये सब प्रेडिक्शंस चाहे वो हकीकत निकले या झूठी निकले, ये सब एक्यूरेट हो या ना हो, हकीकत हो या ना हो, इन सब में इब्लीस एक्टिवली काम करता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब तुम अपना हाथ किसी को दिखाते हो तो वो तुम्हारे माजी की बातें तुम्हें बताता है, वो वाकयात जो तुम्हारे अलावा किसी को मालूम भी नहीं होता है। तुम सोचती हो कि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, इसको तो मेरे वो माजी के राज भी पता है जो कि मेरे अलावा किसी और को पता ही नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हारे अलावा कोई और भी है जिसको तुम्हारे माजी की एक एक चीज पता होती है, तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। वो है तुम्हारा कारीन, तुम्हारे साथ पैदा होने वाला जिन, जो तुम्हारे साथ पहली सांस से मौजूद है। ये कारीन उस हाथ देखने वाले के दिल में विस्पर करता है, तुम्हारा माजी उसको बताता है और तुम उसके मुंह से अपनी ही जिंदगी की कहानी सुन के इम्प्रेस हो जाते हो। ये काहिन तुम्हारा माजी तुम्हें बता सकते हैं लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं बता सकते। तुम्हारा मुस्तकबिल लौहे महफूज में लिखा जा चुका है और वहाँ तक की एक्सेस जिन्नात को नहीं है। कुरान में सूरह मुल्क, सूरह जिन और सूरह हिज्र में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जब शयातीन बातें सुनने की कोशिश करने के लिए आसमानों का रुख करते हैं तो उन्हें मार भगाया जाता है। जो थोड़ा बहुत कुछ वो सुन पाते हैं तो वापस आके जमीन पर वो काहिनों को एग्जेजरेट कर उस कहानी में 1% शायद कोई सच हो लेकिन बाकी सब झूठ होता है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि लाजमी तो नहीं है कि हर हाथ देखने वाला जिन्नात से कनेक्शन में हो, मेरी फलानी आंटी ने एक दफा मेरा हाथ देखा था, वो तो नमाजी परहेजगार खातून है, मैं इनकार नहीं करती, वो अच्छी खातून होंगी, जिन्नात से वो राब्ते में नहीं होंगी, लेकिन जिन्नात तो उनसे राब्ते में रहते हैं। जब इब्लीस तुम्हारे दिल में तुम्हारी बगैर इजाजत के वसवसे डाल सकता है तो वो बगैर तुम्हारी आंटी की रिक्वेस्ट के आंटी के दिल में तुम्हारे माजी की बातें नहीं डाल सकता। हाथ देखने वाले कहते हैं कि हमें इंट्यूशन होती है, जैसे इल्हाम होता है, गट फीलिंग होती है। देखो, नाम जो मर्जी दे दो, इब्लीस के अलावा इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इब्लीस बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सा वसवसा डालने से इंसान का ईमान डगमगा जाएगा। वो तुम्हें और मुझे तब से स्टडी कर रहा है जब हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा था। भला उसको पता नहीं होगा कि तुम्हारी और मेरी कमजोरी क्या है। सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने भी किसी काहिन के पास जाके अपना मुस्तकबिल पूछा, उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। तो फिर इस इल्म को जो मर्जी नाम दे लो, डीप डाउन सब
सबको पता है कि ये शिर्क है, फिर भी जल्दबाजी और बेसब्री इंसान को इस रास्ते पे ले जाती है कि बस पता चल जाए कि मुस्तकबिल में क्या होना है, चाहे वो टैरोट कार्ड रीडिंग हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे कॉफी रीडिंग हो। और ये पता करने के लिए हम जिन्नात से कनेक्शन में आके अपनी दुनिया और आखिरत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी की किताब में लिखी हुई कहानी इस कायनात के सबसे बेहतरीन राइटर ने लिखी है। अल्लाह से ज्यादा भला कौन अच्छा लिख सकता है। तहम्मुल रखो। और हाँ, जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम तक मुस्तकबिल की कोई खुशखबरी पहुंच जाए तो वो तुम्हें खुद ख्वाब दिखाता है, सच्चा ख्वाब। और कुछ ख्वाब इतने क्लियर होते हैं कि उनकी ताबीर इंसान को खुद ही समझ आ जाती है। तो जिस चीज की तुम तक एक्सेस नहीं है उसके पीछे अपना नामे अमाल खराब ना करो। खैर, अरबिक दर्स को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर पर जाके ऐप को रिव्यू भी दे दो। और तुम बताओ कि तुमने आज तक इसमें से कुछ प्रैक्टिस किया है, कभी किसी को हाथ दिखाया है, ouija बोर्ड से जिन्नात बुलाए हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।